जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 25 क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस और भी बताऊंगा जो आपको एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित हैं? तो बेगम हजरत महल जो निम्नलिखित विद्रोह से संबंधित हैं वो है ऑप्शन डी, सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह 1857 बेगम हजरत महल संबंधित हैं। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। वह अवध के शासक वाजिद अली शाह की पत्नी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि बेगम हजरत महल किसकी पत्नी थी, वो अवध के शासक वाजिद अली शाह की पत्नी थी। इन्होंने अपने नाबालिग पुत्र ब्रिजेश कादर को गद्दी पर बिठाकर अंग्रेजी सेना का स्वयं मुकाबला किया था। 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। ध्यान रखिएगा, डेट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 क्रांति के समय भारत गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड के उस समय प्रधानमंत्री जो थे पामस्टेन थे। यह भी ध्यान रखिएगा। लखनऊ से ब्रिटिश नायक कैम्पबेल था। लखनऊ से ब्रिटिश नायक कैम्पबेल था जो 1857 के विद्रोह को दबाने की कोशिश की थी। मोपला विद्रोह जो ऑप्शन में दिया था, तो मोपला विद्रोह 1921 मालाबार केरल में हुआ था। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो अली मुस्लियार थे। और पाइक विद्रोह जो हुआ था वो 1817 में उड़ीसा में बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ था। यह सब भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किताब लिखी है। तो आप इसमें आपसे सीधा सीधा पूछा गया है कि उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसकी आत्मकथा ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। तो इसका राइट आंसर होता है सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली ने यह किताब लिखा है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। सचिन तेंदुलकर की बात करें तो सचिन तेंदुलकर की जो आत्मकथा है वो प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे जो है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग की बात करें तो उनकी जो आत्मकथा है वो है पॉन्टिंग एट द क्लोज ऑफ प्ले। नो स्पिन की बात करें तो नो स्पिन जो है वो प्रसिद्ध खिलाड़ी सेन वान जी की है। तो सेन वान की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम जो है वो नो स्पिन है। 281 एंड बियॉन्ड जो है बीवीएस लक्ष्मण के द्वारा लिखी गई। आप भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे छोटा जीवित पक्षी की बात करें तो सबसे छोटा जीवित पक्षी जो हो जाता है वो हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा जीवित पक्षी जो है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो है सबसे छोटा जीवित पक्षी है। सबसे बड़े पक्षी की बात हो, सबसे बड़ा पक्षी जो है वह शुतुरमुर्ग है। सबसे ऊंचा पशु की बात करें, सबसे ऊंचा पशु जो है वो जिराफ है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है गौरैया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 500 और 1000 मूल्य के नोट को कब से अमान्य घोषित किया गया? भारत में 500 और 1000 मूल्य के नोट को कब से अमान्य घोषित किया गया? तो उसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होता है ऑप्शन सी, 2016। भारत में 500 के नोट और 1000 मूल्य के नोटों को वर्ष 2016 में अमान्य घोषित किया गया था। 8 नवंबर 2016, ये डेट याद रखिएगा। 8 नवंबर 2016 के मध्य रात्रि से भारत में 500 और 1000 मूल्य के नोटों को बंद कर दिया गया। 500 का नोट पहली बार 1987 में जारी किया गया था और रुपये 1000 का नोट जो पहली बार है 1954 में जारी किया गया था। सबसे पहले जनवरी 1978 में 1000 के नोट को बंद कर दिया गया था। उसके बाद वर्ष 2000 में दूसरी बार रुपये 1000 के नोट को जारी किया गया था। यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के हाथों 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे। 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के हाथों पराजित हुए थे। तराइन की पहली लड़ाई जो हुई थी 1191 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सीधा सीधा पूछ सकता है तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? तो तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हरियाणा के थानेश्वर के निकट तराइन में हुआ था, जिसमें इसमें पृथ्वीराज चौहान जी को सफलता मिली थी। राजपूतों द्वारा लड़ा गया पहला युद्ध तराइन की लड़ाई ही थी। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1975 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। चंद्रवदाई की बात करें तो चंद्रवदाई जो थे पृथ्वीराज के राजकवि थे जिनकी रचना पृथ्वीराज रासो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे बड़ी तटरेखा है? किस राज्य में सबसे बड़ी तटरेखा? तो सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य जो है हमारा वो गुजरात है। गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात राज्य की सबसे बड़ी तटरेखा है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी, जिसकी लंबाई जो 1663 किलोमीटर है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश तटरेखा की सबसे लंबी है। अगर भारत में राज्यों की बात, भारत के 9 राज्य जो है तटरेखा से लगते हैं। ये राज्य क्रमशः हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल।
भारत की स्थल सीमा की लंबाई की बात हो तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के तटीय भाग की लंबाई 7516.5 किलोमीटर, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त जो थी वह थी रामा देवी। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। बीएस रामा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। इनका कार्यकाल जो था 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक था। प्रतिभा देवी सिंह जो इस ऑप्शन में दिया तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, आप भी ध्यान रखिएगा। मीरा कुमारी जो थी भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। निर्मला सीतारमण की बात करें तो निर्मला सीतारमण भारत की पूर्णकालिक रक्षा मंत्री बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। सरोजिनी नायडू की बात करें तो सरोजिनी नायडू किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। कोकिला अय्यर की बात करें, कोकिला अय्यर जो है पहली महिला विदेश सचिव बनने वाली भारतीय थी। कोकिला अय्यर, ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो उसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन इसका राइट आंसर हो जाता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन द्वारा लिखी गई। चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने 1831 ईस्वी में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया। लुई पास्चर ने रेबीज का टीका एवं दूध का पाश्चराइजेशन की खोज की थी, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना जो की थी राजा राम मोहन राय ने की थी, यह इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रिसेप्टस ऑफ जीसस एवं संवद कमोदी राजा राम मोहन राय के प्रमुख रचना है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल शासक अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को की गई थी। 1829 में सती प्रथा को वैदिक की सहायता से प्रतिबंधित करवाना राजा राम मोहन राय की एक और उपलब्धि थी, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने की? तो सौरमंडल की जो खोज की वो कॉपरनिकस ने की। कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की। कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की। कॉपरनिकस ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था। पोलैंड निवासी कॉपरनिकस ने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा इसकी परिक्रमा करते हैं। वास्को डी गामा वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाल से था, वह केरल के कालीकट में 1498 ईस्वी को पहुंचा। न्यूटन को न्यूटन के गति नियम के अलावा कैलकुलस के जनक के रूप में भी जाना जाता है, यह भी न्यूटन की प्रसिद्ध पुस्तक है प्रिंसिपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? चुनाव आयोग का प्रमुख जो नियुक्त किया जाता है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति होती है। चुनाव आयोग का प्रमुख भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 का ध्यान रखिएगा, यह अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 का तक चुनाव आयोग के संबंधित प्रावधान है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है जो अधिकतम 6 वर्ष होता है। मतदान के दौरान उंगली में जो स्याही लगाई जाती है वो उस स्याही का जो नाम होता है वह सिल्वर नाइट्रेट होता है। दिनेश गोस्वामी समेत इंद्रजीत गुप्ता समेत आदि चुनाव सुधार से संबंधित है, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो है फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, या एग्जाम में पूछा जाता है। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था जो अपने पिता हैदर अली के मृत्यु के बाद, जिनकी मृत्यु 1782 ईस्वी में हुई थी, के बाद मैसूर का शासक बना। अरविंद घोष गरम दल के नेता थे जिन्होंने बाद में राजनीतिक से संन्यास लेकर पांडिचेरी में अपना आश्रम बनाया। और एनी बेसेंट ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान होम रूल आंदोलन 1916 चलाया था। बदरुद्दीन तैयब की बात में जो ऑप्शन में दिया तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो थी 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1948 ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किशन लाल। 1948 ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कप्तान थे।
किशन लाल जी, ध्यान रखिएगा। सरदार सिंह जो ऑप्शन में दिया, तो सरदार सिंह भारत के फील्ड हॉकी के खिलाड़ी हैं। इन्हें भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार 2012 से सम्मानित किया गया था। हॉकी की सर्वोच्च संस्था का नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी। इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी। मेजर ध्यानचंद हॉकी के महानतम खिलाड़ी अभी ध्यान रखिएगा। हॉकी का पहला विश्व कप जो होता है 1971 में बार्सिलोना में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है? शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय जो स्थित है वह नई दिल्ली में स्थित है। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय की स्थापना 30 नवंबर 1965 में की गई थी। इस संग्रहालय की स्थापना महान राजनीतिक कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई द्वारा किया गया। के शंकर पिल्लई को 1966 में पद्म भूषण एवं 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चिल्ड्रेन बुक ट्रस्ट CBT बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। चिल्ड्रेन बुक ट्रस्ट की स्थापना भी 1957 में केशव शंकर पिल्लई ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो आपका हुआ था 1757 ईस्वी में। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। तो उसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध जो होता बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य 23 जून 1757 में प्लासी नामक स्थान पर लड़ा गया था। इस युद्ध में कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सिराजुद्दौला को हरा दिया था। इस युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों की नींव मजबूत हुई और फ्रांसीसियों की शक्ति में कमी होती चलती गई। युद्ध के तदुपरांत मीर जाफर का पुत्र जो था मीरन था वो नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। 25 फरवरी 1760 में क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी? तो वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट जो थी दीपा कर्माकर थी। ध्यान रखिएगा, दीपा कर्माकर जी हैं वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक थी। जिम्नास्टिक को आधिकारिक तौर पर 1862 में एक खेल के रूप में स्थापित किया गया। 1896 के ओलंपिक्स में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था। साक्षी मलिक एक भारतीय पहलवान है जो ऑप्शन में दिया। इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। तो जो 2016 का जो ओलंपिक हुआ था रियो ओलंपिक का 2020 में जो ओलंपिक हुआ था वो आपका टोक्यो जापान में हुआ था। और 2012 में जो हुआ था वो लंदन में हुआ था। 2008 में जो हुआ था वो बीजिंग में हुआ था। यह भी ध्यान रखिएगा। केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो केरल में फसल की कटाई पर जो उत्सव मनाया जाता है वह ओणम मनाया जाता है। ओणम जो है केरल में मनाया जाता है फसल की कटाई के समय यह उत्सव मनाया जाता है। तो केरल में फसल कटाई पर ओणम उत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव केरल का राजकीय उत्सव है। केरल का जो ओणम उत्सव है वह केरल का राजकीय उत्सव है। यह उत्सव शक्तिशाली असुर राजा महाबली के पाताल से घर वापसी के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? तो युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान जो है वो परमवीर चक्र है। ध्यान रखिएगा, युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र जो है देश का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम परमवीर चक्र विजेता हैं। महावीर चक्र वीरता हेतु दिया जाने वाला महावीर चक्र जो है वह वीरता हेतु दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक जो थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया वह है खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां एकमात्र ऐसे पाकिस्तानी नागरिक हैं जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत गांधी को या खान अब्दुल गफ्फार खां को 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके बाद 1990 में नेल्सन मंडेला जी को भारत रत्न दिया गया। ये प्राप्तकर्ता ऐसे दूसरे विदेशी नागरिक थे। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका गांधी भी कहा जाता है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में की गई थी। 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया जो यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको कोस्टा का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकांड्रिया को कोस्टा का पावर हाउस कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। माइटोकॉन्ड्रिया को कोष्ठक का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य श्वसन क्रिया को संपादित करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के विखंडन के पश्चात ऊर्जा मुक्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहता है और एटीपी को जो ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है? तो गगनयान जो है वह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम था। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के साथ भारत मानव अंतरिक्ष यान मिशन शुरू करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। गगनयान को लॉन्च करने के लिए GSLV MK3 लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया गया। मानव रहित गगनयान मिशन दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया। मंगलयान द्वितीय भारत का मंगलयान के बाद मंगल ग्रह
के लिए दूसरा मिशन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, जिसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, द्वारा मंगलयान द्वितीय 2024 में भेजा गया। इसरो द्वारा मंगलयान द्वितीय 2024 में भेजा गया। चंद्रयान सेकंड की बात करें तो चंद्रयान सेकंड को इसरो द्वारा GSLV-3 प्रक्षेपण यान द्वारा 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। इस यान में एक रोवर और एक लैंडर भी शामिल था। भारत सूर्य से संबंधित परीक्षण के लिए आदित्य-1 मिशन भेजने की योजना बना रहा है, यह भी ध्यान रखिएगा। किसको नोबेल शांति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया? तो यह पुरस्कार जो 2018 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला वो नदिया मुराद जी को मिला। नदिया मुराद नोबेल शांति पुरस्कार 2018 पाने वाली प्राप्तकर्ता थी। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एशियाई पे थे। इन्हें जो मिला रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य के लिए पुरस्कार मिला। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता की बात करें तो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है मैडम क्यूरी। इन्हें अलग अलग मिला भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए, और लिनुस पालिंग इन्हें रसायन विज्ञान और शांति के लिए दो बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो नीले लिटमस को जो लाल कर देता है वह सिरका कर देता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सिरका। सिरका नीले लिटमस को लाल कर देता है। सिरके का रासायनिक नाम होता है एसिटिक अम्ल। सिरका का pH मान जो होता है 2.2 से 3.4 के बीच होता है। बेकिंग सोडा की बात में, बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। दूध सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसे संपूर्ण भोजन कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 86वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 86वां संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया। इस अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। इस विधेयक में 4 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को राज्य द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा मुक्त देने का प्रावधान है। ऑप्शन में दिया 89वां संविधान संशोधन। 89वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ, के द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग होना चाहिए, जिसे अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के नाम से जाना जाएगा। 88 संविधान संशोधन की बात करें 2003 के द्वारा सेवा कर लगाने का प्रावधान किया गया, जिसके संग्रहक और उपयोग का अधिकार भारत सरकार को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया। यह मस्जिद अजमेर में स्थित है। और ऐबक ने ही दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था, यह भी ध्यान रखिएगा। अब आज के वीडियो से क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से क्वेश्चन है, सौर मंडल की खोज किसने की? सौर मंडल की खोज किसने की? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलता है नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस।